नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बुलेटिन। सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी सुशील पहलवान के साथ दिल्ली पुलिस वाले फोटो सेशन करते हुए नजर आए। इसी खबर से हम शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि एक तस्वीर अभी कुछ देर पहले सामने आई है और ये देखिए सुशील कुमार की ये तस्वीर सामने आई है और उनके साथ चारों तरफ से जो ये घिरे हुए हैं सुशील कुमार, दरअसल ये दिल्ली पुलिस वाले हैं जो कि फोटो सेशन करा रहे थे, वो भी तब जबकि सुशील कुमार को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा था। आपको बता दें सुशील को जब मंडौली से वापस तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं जब तमाम पुलिस वाले जो हैं वो फोटो सेशन कराते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। दूरी आप देख सकते हैं कि कोई भी दूरी नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं खुद दिल्ली पुलिस वाले, वो इन तस्वीरों को देखकर समझिए। जो सवाल उठ रहे हैं, आरोपी को हीरो बनाना कितना जायज है? सबसे बड़ा सवाल कि जो कैदी है, जो आरोपी है, जिसको ऑलरेडी एक जेल से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, उसके साथ फोटो सेशन हो रहा है। पुलिस का काम आरोपी के साथ फोटो सेशन करना है। जेल शिफ्ट करते वक्त काम भूल गए पुलिस वाले। सबसे बड़ा सवाल, आरोपी सुशील कुमार के साथ आखिर सेल्फी क्यों ली? क्या जरूरत थी एक हीरो की तरह, वो भी तिहाड़ जेल जब ये शिफ्ट हो रहा था सुशील कुमार, उस वक्त इतनी भीड़ जुटाकर पुलिस वालों ने ये सेल्फी ली है। अब कई सवाल जाहिर सी बात है इस फोटो के सामने आने के बाद उठेंगे ही। पुलिस वाले ही करने लगे फोटो सेशन, तो आप समझिए कि फिर आम इंसान को कोई क्या बोले। वो भी एक आरोपी के साथ फोटो सेशन हो रहा है। सुशील कुमार सागर हत्याकांड में आरोपी है और आपको हम बता दें कि सुशील कुमार को मंडौली से वापस तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जा रहा था और उसी दौरान दिल्ली पुलिस वाले फोटो सेशन करते हुए यहां पर नजर आए, सेल्फी ले रहे थे। और अब बात दिल्ली में ऑक्सीजन पर आर पार की। इस बार सबसे बड़ी दिक्कत आई थी टैंकरों की। ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे दिल्ली में। दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, इसीलिए अपने पास ऑक्सीजन टैंकर है ही नहीं दिल्ली में। इस पैंडेमिक पीरियड में कुछ लोग पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बन गए थे। ऑक्सीजन की भी काफी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफी ज्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब रोज 700 टन ऑक्सीजन आया करेगी। जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेके भारतीय जनता पार्टी एक रिपोर्ट, तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रही है। ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट टीम की रिपोर्ट पर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। जी हां, बीजेपी के हमले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर झूठ बोलने और रिपोर्ट ना होने की बात कही। तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हलफनामे की कॉपी ट्वीट की है, जिसके पैरा नंबर 7 में ऑक्सीजन रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। उन्होंने मनीष सिसोदिया से कहा है कि सच को झुठलाकर वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपको हम बता दें कि कुछ समय पहले संबित पात्रा सबसे पहले सामने आए बीजेपी के प्रवक्ता, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो ऑक्सीजन को लेकर कमेटी बैठाई गई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि केजरीवाल ने बेवजह पैनिक किया था, यानी कि दिल्ली सरकार ने बेवजह पैनिक किया था और जितना उन्हें ऑक्सीजन चाहिए था उससे ज्यादा उन्होंने डिमांड की। ऑडिट कमेटी ने दिल्ली सरकार की पोल खोली है। बीजेपी का यह कहना है दिल्ली सरकार ने 4 गुना ऑक्सीजन ज्यादा मांगा। केंद्र ने ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटा धार किया, ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि 12 राज्यों को इस वजह से वो ऑक्सीजन नहीं दे पाए। बीजेपी झगड़ालू पार्टी है, मनीष सिसोदिया ने यह कहा। झूठ खुद गढ़ा है, गाली केजरीवाल को दे रहे हैं।
मनीष सिसोदिया उसके बाद सामने आए थे और उन्होंने ये तमाम बातें कही थी। जरूरत थी 300 मीट्रिक टन की और मांगा गया दिल्ली सरकार की तरफ से 1200 मीट्रिक टन। ये कहना है बीजेपी का कि 4 गुना ऑक्सीजन ज्यादा मांगा गया, यानी कि दिल्ली को जब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दरकार थी तब दिल्ली ने 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांगा। जब यह रिपोर्ट इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा रखा गया था कि किस प्रकार दिल्ली और मुंबई के बीच में उतने ही केसेस एक दिन का, मई 3 तारीख को मुंबई के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस 92,000 थे और दिल्ली में 95,000 थे, दोनों के लगभग बराबर है। मगर मुंबई को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 275 मेट्रिक टन, और दिल्ली ने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कहा वो 900 मेट्रिक टन का था। मुंबई 200 में मैनेज कर सकती है उतने ही मरीजों का, और दिल्ली में 900 मेट्रिक टन क्यों? केवल इसलिए ताकि आक्षेप लगाया जा सके, मोदी जी को गाली दी जा सके, सेंटर के ऊपर ब्लेम। लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है, और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सब जुडिशियस से, और मैं कहना चाहता हूं कि सब जुडिशियस मामलों में इस तरह के षड्यंत्र ठीक नहीं है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अप्रैल के महीने में जब कोविड अपनी पीक पे था तो ऑक्सीजन का संकट हुआ था। दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भर्ती थे वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई थी, और इस मैनेजमेंट की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि उसने पूरे देश में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटाधार कर दिया था, पूरे देश में ऑक्सीजन का मैसअप कर दिया था। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी दिल्ली सरकार को घेरा तो दिल्ली के डिप्टी सीएम ने पलटवार में देर नहीं लगाई। बहुत अफसोस होता है कि इस पैंडेमिक पीरियड में कुछ लोग पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बन गए थे। पैनिक पैदा करना, भय पैदा करना, भ्रम पैदा करना, आशंकाएं पैदा करना, अफवाहें फैलाना, यह उनका काम था। लोगों की सेहत और सलामती की चिंता उन्होंने नहीं की, और जिस चीज को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, उन्होंने कहा कि साहब हमें इतना चाहिए, इतना मिल गया उनको। उसके बाद वो जो है वो रखने की जगह नहीं थी, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हम सब दूसरे राज्यों को देंगे। ये क्या कर रहे थे ये? अरे भैया, आप इस संकट के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते तो सियासी व्यवधान का किस्सा तो मत बनिए। लेकिन उन्होंने वही काम किया और अब एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस संकट के समय में संवेदनशीलता के साथ काम करने के बजाय आप उसमें सियासत का अपना पुट डाल रहे थे, सियासत का तड़का लगा रहे थे। डॉक्टर्स ने चिल्लाया, हॉस्पिटल्स ने चिल्लाया, उसकी जिम्मेदारी लेने की जगह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है।
शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये महाझूठ बोलते हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हो और उसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट कहते हो। अगर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने कोई रिपोर्ट बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और तथाकथित बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रिपोर्ट जारी करें और बताएं कि उस पर कहां है ऑक्सीजन कमेटी रिपोर्ट साइन। ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने साइन कर रखे हैं उस पर, ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी दिल्ली सरकार को पूरी गंभीरता से घेरा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर। सर, ऑक्सीजन को लेकर के अब नया बवाल जो है वो खड़ा हुआ है। दिल्ली में जितनी जरूरत थी उससे कई ज्यादा गुना डिमांड जो है वो की जा रही थी। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी या टास्क फोर्स उसने ये रिपोर्ट में आया है। देखिए, आज तो मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछने का दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद, किसी विधायक या फिर सेंटर से पूछने का सवाल थोड़ा है। और क्या आज आप लोग उनको बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिस तरीके से पिछले 3 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते आ रहे हैं? मतलब थोड़ी भी अगर शर्म है तो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और देश की जनता से, दिल्ली की जनता से नहीं, देश की जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से और उन्हीं की घनौनी ये राजनीति की वजह से पूरे देश में पैनिक क्रिएट किया गया और इसी तरीके की वो राजनीति करते भी आए हैं। अगर आपने देखा होगा, यही वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ये बोला, इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप अपनी जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको इन्फ्लेट करके बताइए जिससे आपको सेंटर से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। उस वक्त पे भी जब पूरा देश कोविड के महामारी की वजह से लड़ रहा था, उसके बावजूद आप इस तरीके की राजनीति करेंगे और इस तरीके की गंदी राजनीति करेंगे तो बाहर आइए, देश की जनता से माफ़ी मांगिए। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है अभी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये षड्यंत्र है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, बीजेपी का षड्यंत्र है। बीजेपी हेडक्वार्टर से ये रिपोर्ट जो है वो बनाकर के पेश की जा रही है और दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट तो सेंटर के अंडर नहीं आता ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट दी गई है वही सबके सामने आई है। तो मुख्यमंत्री जी बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? उस चीज़ में तो वो माहिर हैं, दो ही तो चीज़ों में वो माहिर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में और साथ ही में विज्ञापन लगाने में। जिस तरीके की महामारी फैलाई गई, पहले ऑक्सीजन पे फैलाई, उसके बाद वैक्सीनेशन पे फैलाई, इसके बाद अब 2 दिन बाद कोई और आपको मुद्दा मिल जाएगा मुख्यमंत्री जी को कि किस तरीके से हम देश में पैनिक क्रिएट कर सकें। काम कुछ करना नहीं है, सिर्फ लोगों पे ब्लेम करना है या फिर क्रेडिट लेना है। तो मतलब कम से कम इतनी तो शर्म करिए, जिन लोगों की ज़िंदगी गई है, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ आपकी गंदी राजनीति के चलते, उस परिवार से, दिल्ली की जनता से, देश की जनता से माफ़ी मांगी, क्योंकि आप ही की वजह से पूरे देश में पैनिक क्रिएट हुआ है। आपने सिर्फ दिल्ली की जनता को नहीं, देश की जनता के साथ खिलवाड़ की है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सीएम केजरीवाल का वो बयान जिसमें वो दिल्ली में ऑक्सीजन का घोर संकट होने की बात कह रहे थे और ज्यादा ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं, इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी 1 घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा? आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। आज मैंने काफ़ी लंबी एक चीज़ के ऊपर मीटिंग ली थी सभी ऑफिसर्स के साथ। तो जो हमारे 3-4 दिन पहले हमारी असेसमेंट थी, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, इस वजह से इन सारी चीज़ों की कमी भी, जो हमें लगता था कुछ दिन पहले तक की स्थिति, ये चीज़ें उचित मात्रा में मौजूद हैं। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नजर आई। और अब बात किसानों की कूच की। जी हाँ, पश्चिमी यूपी से किसान एक बार फिर दिल्ली के लिए निकले हैं। वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं जहां आंदोलन को तेज करने की कोशिश वो करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन तेज करने की बात की। उन्होंने कहा अब उनका फॉर्मूला 5T होगा। 5T का फॉर्मूला ट्रैक्टर, टैंक, ट्विटर, टीका। किसानों का ट्रैक्टर एक बार फिर पहुंच रहा है दिल्ली और दिल्ली में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर
पहुंच भी चुके हैं, कुछ पहुंचने भी वाले हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं जी। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जिस समय कोरोना चल रहा है उस समय ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं, ये क्या उलटबासी है, गलत है, सही है, क्या आपको लगता है? जब खुल गया, वो मार्केट खुल गई तो किसान का भी खुल गया। कोरोना तो यहाँ है नहीं, कोरोना तो जब पूरा लहर थी उसी टाइम पे यहाँ के जो होम मिनिस्टर थे बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे थे, हमने तो कोई मीटिंग करी नहीं। ट्रैक्टर आ रहे हैं क्योंकि 26 तारीख है, तो 26 तारीख का एक बड़ा महत्व है, तो 26 तारीख में तो ट्रैक्टर आने ही है। आप कह रहे हो कि 26 का महत्व, ये 26 का कनेक्शन आपने बड़ा निकाल लिया है, क्या है? देखो 26 का कनेक्शन क्या है कि 26 जनवरी में यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया यहाँ की भारत सरकार ने, तो ये 26 तारीख हर महीने आती है। 26 तारीख को ही आंदोलन शुरू हुआ, 26 तारीख को ही देश में इमरजेंसी लगी, तो ये भारत सरकार को 26 तारीख चैन से नहीं बैठने देगी। जब जब भी देश में 26 तारीख आएगी, भारत सरकार को याद आती रहेगी कि 26 तारीख को तुमने पाप किया था। आप इमरजेंसी की याद दिलाना चाह रहे हैं सरकार को तो आ रही, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर करके करा था, इन्होंने अनडिक्लेयर इमरजेंसी है देश में। सारी एजेंसियां कैप्चर कर ली, देश की जितनी भी एजेंसियां हैं वे सब कैप्चर कर ली, कोई बोलने वाला नहीं है। उसको डर, डंडा, पुलिस, थाना, दरोगा सब दिखाते हैं, उनसे राज करना चाहते हैं, बंदूक के दम पर राज करना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं क्या कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, तो क्या ये कहीं किसान आंदोलन और आप ये तमाम चीजें कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि रास्ता भटक गया, आप 370 पे भी बोलते हो, इमरजेंसी पे भी बोलते हो, तो क्या मामला है? क्यों वहां पे जाकर देखो ना कश्मीर में क्या हाल है 370 का। जो वहां का किसान था तो बर्बाद हो गया 370 से, वहां का किसानों को जो लाभ मिलता था वो तो बर्बाद हो गया ना 370 से। उसको जो लाभ मिलता था, जो पैकेज यहाँ से जाता था, आज सब चीजें महंगी होगी वहां पे। और कृषि मंत्री का क्या कुछ कहना है इस पर, ये सुन लीजिए। किसानों के मामले में मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका, किसानों से जो यूनियन के नेता हैं उनसे 10-11 बार भारत सरकार बात कर चुकी है, 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है, उनकी जो परेशानियां हमने समझने का प्रयत्न किया है, और आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि किसान जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो खुले मन से बताएं, हम विचार करने के लिए, निराकरण करने के लिए भी तैयार हैं, और जब भी किसानों की ओर से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत के लिए स्वागत करेंगे। अभी तक कंपनियां वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों को तमाम तरह की सहूलियतें दे रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में कंपनियां इन कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव कर सकती है। WFH कर्मचारियों के पे स्ट्रक्चर में शहर और ऑफिस लोकेशन के हिसाब से बदलाव करने की शुरुआत गूगल ने कर दी है। कोरोना काल ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर की शुरुआत कर दी है। अभी तक तो कंपनियां वर्क फ्रॉम होम में सुविधाएं जुटाने के लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त रकम दे रही थी, लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम वाले कर्मचारियों की सैलरी भी कंपनियां बदलने में लग गई हैं। इसकी शुरुआत गूगल से हो गई है। गूगल ने अपने 1,40,000 कर्मचारियों के लिए हाइब्रिड वर्क मॉडल लागू किया है। अब गूगल के 60% कर्मचारी हफ्ते में 3 दिन ऑफिस और 2 दिन अपनी पसंदीदा जगह से काम करेंगे। 20% कर्मचारी अलग अलग ऑफिस लोकेशन से काम करेंगे, जबकि 20% कर्मचारी घर से ही काम कर सकते हैं। गूगल ने इस दौरान अपने एम्प्लॉइज को फायर न करते हुए उनके बारे में सोच के उनके अकॉर्डिंग एक हाइब्रिड वर्किंग मॉडल लॉन्च किया, और हमें लगता है कि हमें ऐसी बड़ी कंपनियों से सीखना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम भी अपने एम्प्लॉइज के बीच में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट कर सके। और एक सेटिस्फाइड कस्टमर से जरूरी है एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय, एंड मुझे लगता है कि ये जो स्टेप है वो वाकई बहुत प्रशंसनीय है। गूगल ने अपना नया सैलरी स्ट्रक्चर भी इसी हाइब्रिड वर्क मॉडल के आधार पर तैयार किया है। नए मॉडल के मुताबिक
अगर कोई कर्मचारी किसी सस्ते से महंगे शहर में चले जाते हैं तो उसकी सैलरी और पे स्केल में बदलाव किया जाएगा। नए वर्क लोकेशन टूल के मुताबिक किसी भी कर्मचारी की सैलरी उसके जॉब लोकेशन, उनके रहने के स्थान की लागत और लोकेलिटी के आधार पर दी जाएगी। यानी कि अब सैलरी उनके एरिया को रिमोट कर उसके महंगाई के हिसाब से तय की जाएगी। जाहिर है कि इस सिस्टम से गूगल को सैलरी पर किए जाने वाले खर्च में ज्यादा बचत होगी। ज्यादातर लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं और वो वर्क फ्रॉम होम सुविधा के लिए अपने घरों को लौटना ही पसंद करेंगे। ऐसे में कम महंगाई वाले शहर में अब कंपनी उन्हें बतौर सैलरी कम रकम देगी। फिलहाल केवल गूगल ने ही इस सिस्टम को अपनाया है, लेकिन आगे चलकर दूसरी कंपनियां भी इसे लागू कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो। जल्द ही पीएफ खाते से रकम निकालने के बावजूद कर्मचारियों के पेंशन खाते पर कोई असर नहीं होगा। सरकार पीएफ और ईपीएफ को 2 अलग अलग खातों में तब्दील करने पर विचार कर रही है। इसके बाद निकासी केवल पीएफ खाते से हो सकेगी और ईपीएस की रकम रिटायरमेंट तक सुरक्षित रहेगी। ईपीएफओ से पैसा निकालने के नियमों में सरकार जल्द ही बदलाव कर सकती है। इस बदलाव के बाद ईपीएफओ में से पीएफ और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के खाते अलग अलग हो जाएंगे। इससे रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के पास पेंशन के तौर पर अच्छा खासा पैसा होगा। अगर सरकार इस योजना को अमली जामा पहनाती है तो फिर ईपीएफओ से जुड़े फॉर्मल सेक्टर में 6 करोड़ कर्मचारियों पर इस फैसले का सीधा असर होगा। मौजूदा सिस्टम के मुताबिक कर्मचारी और उसकी कंपनी प्रोविडेंट फंड में 12% यानी कुल 24% का योगदान करते हैं। इसमें से 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाता है और बाकी रकम प्रोविडेंट फंड में जाती है। कर्मचारी जब कभी अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालते हैं तो अपने पेंशन अकाउंट से भी पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल अकाउंट है। पेंशन और प्रोविडेंट फंड अलग होने के बाद कर्मचारी पेंशन फंड से पैसे नहीं निकाल सकेंगे। दरअसल सरकार ये कदम पेंशन सेक्टर में सुधार के लिए उठा सकती है। कोरोना में सरकार ने जिस तरह से लोगों को पीएफ खातों से एडवांस लेने की सहूलियत दी थी, इसके बाद इस तरह के रिफॉर्म की सख्त जरूरत है। 31 मई तक कुल 76,30,000 लोगों ने कोविड एडवांस के रूप में इन अकाउंट से पैसे निकाले हैं। 1 अप्रैल 2020 से 19 जून 2021 तक ईपीएफओ ने कोविड एडवांस समेत 3 करोड़ 90 लाख क्लेम सेटल किए हैं। कोरोना के दौरान करोड़ों लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में गुजारे के लिए उन्हें भी नौकरी खोने के बाद मजबूरी में पैसा निकालना पड़ा। इन सब से फौरी राहत तो लोगों को मिल गई, लेकिन उनकी भविष्य की योजनाएं खटाई में पड़ गई हैं। उम्मीद है कि दोनों खाते अलग होने के बाद ये समस्या सुलझ जाएगी। आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दिया, सुरक्षा बलों को शोपियां में फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऑपरेशन के दौरान जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी हां, शोपियां से ये खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक आतंकी को ढेर कर दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने। बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ दिन पहले भी इसी तरह की घटना सामने आई थी और जहां पर इनपुट्स मिले थे आतंकी के छिपे होने के। शुजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुजा, क्या कुछ जानकारी, क्या यहाँ पर और भी आतंकी छिपे हुए हैं? जी देखिए, ये इनकाउंटर अभी कुछ ही देर पहले शुरू हुआ है। इस साउथ कश्मीर के शुपियान का एक गांव है, हांजीपुरा जिसे कहा जाता है, वहां पे इन मिलिटेंट्स के होने की आशंका थी और तभी एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। अभी भी इनकाउंटर जारी है, लेकिन अपडेट इसमें यही मिल रहा है कि एक मिलिटेंट को मार दिया गया है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से एनकाउंटर अभी भी जारी है, गोलीबारी हो रही है। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा इस सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या वहां पे और मिलिटेंट छुपे हुए हैं या उनकी होने की आशंका है। बिल्कुल शुजा, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एक आतंकी को मार गिराया गया है। ये जो इलाका है जहां की बात शोपिया में आप कर रहे हैं, ये किस तरह का इलाका है? एक तो ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये रिहाइश है या फिर किस तरह का है ये इलाका? जी देखिए, जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये साउथ कश्मीर का ये इलाका, इसमें एक ये गांव पड़ता है हांजीपुरा। ये पूरा रिहायशी इलाका है और इसी रिहायशी इलाके पे इन मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर पहले से ही थी सुरक्षा बलों को, तभी ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और इस कॉर्डन के बाद ही दोनों तरफ से फायरिंग हुई और अब तक जो सुरक्षा बलों के हिसाब से उनकी जो बयान के हिसाब से एक मिलिटेंट को मार दिया गया है, जबकि बाकी ऑपरेशन अभी भी चल रहा है।
इस बारे में क्या कुछ और भी इनपुट्स मिले हैं कि क्या ये विदेशी आतंकी हैं या फिर कौन है, कोई जानकारी? जी देखिए, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि ये इनकाउंटर अभी भी जारी है, तो एक हिसाब से ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इसे कहा जा रहा है। तो इन चीजों के बारे में पुष्टि तभी हो पाएगी जब ये पूरा ऑपरेशन खत्म होगा और सुरक्षा बल हमको इस चीज का ब्यौरा देंगे कि कौन ये मिलिटेंट था, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुजा आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। अयोध्या में राम के नाम पर सरकारी जमीन का ही सौदा हो गया। जी हां, सरकारी जमीन को पहले अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे ने महज 20 लाख में खरीदा और फिर उसे 2.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया। अयोध्या से आज तक की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में आस्था के राम मंदिर का जब निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई अयोध्या में उस जमीन का सच आज देखिए, जिसे 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए खरीदा तो गया, लेकिन आरोप नंबर 1, 20 लाख रुपए में खरीदकर जो जमीन 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को बेची गई, वो जमीन सरकारी है। अयोध्या में सब रजिस्ट्रार दफ्तर के भीतर जाकर छिपे हुए कैमरे पर आज इसी आरोप पर होगा पहला खुलासा। इस मामले में नजूल की जमीन यही सुनने में हमें भी आया है। 135 नंबर की ये नजूल का है। आरोप नंबर 2 है, जो सरकारी जमीन बेची और खरीदी ही नहीं जा सकती थी, उसे 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट ने कैसे खरीद लिया। अयोध्या में नजूल की जमीन का लेखा जोखा रखने वाले दफ्तर से होगा इस दूसरे आरोप पर खुलासा। नजूल भूमि की रजिस्ट्री किसी परिस्थिति में संभव है? नहीं है। तो यानी जो रजिस्ट्री हुई है आरोप नंबर 3, अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण ने राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर सरकारी जमीन को बेचने का काम किया। अयोध्या के मेयर से ही पूछा हमने तीसरे आरोप का सच। मेयर साहब मेरी बात सुनिए, आप पर आरोप लग रहा है। मेयर साहब आप पर आरोप लग रहा है, मेरी बात सुनिए 1 सेकंड के लिए सिर्फ 1 सेकंड के लिए सुनिए। मैं जो आरोप लग रहा है जमीन घुटाने का, सुन तो लीजिए। आप सर सुन तो लीजिए। आप ये देख पा रहे हैं जो मेयर है उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन लगातार कैमरे से ये भाग रहे हैं और फिर ये इस तरीके से मेयर कैमरे से भाग रहे हैं। आस्था की नगरी अयोध्या में करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा के राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी जा रही जमीनों पर लगते करप्शन के आरोपों की पड़ताल करने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा और बनबीर सिंह पहुंचते हैं। पहुंचने की वजह ये जमीन, जिसे अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से चंपत राय को 11 मई को इसी साल 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। उसी जमीन को इसी साल 20 फरवरी को अयोध्या के मेयर के भांजे दीप नारायण ने देवेंद्र प्रसादाचार्य से 20 लाख रुपए में खरीदा था और देवेंद्र आज तक के कैमरे पर यह कबूल कर चुके हैं कि बेची गई जमीन नजूल की थी, यानी सरकारी थी। जानकारी है कि दीप नारायण ने आपसे 30 लाख में लिया जैसा बता रहे हैं, और ट्रस्ट को ये जमीन जो है 2.5 करोड़ में ली। हाँ, ये हमको नहीं जानकारी, आपसे सुन रहा हूँ, गलत की है। आपको उम्मीद थी कि 2.5 करोड़ में जमीन बेची गई है? हम तो जान रहे थे नजूल की है, हमारी है ही नहीं, जो मिल रहा है वही बहुत है। क्या वाकई राम मंदिर के लिए खरीदी गई 2.5 करोड़ की ये जमीन सरकार की है, जिसे खरीदा और बेचा ही नहीं जा सकता था? इस सवाल के साथ आज तक संवाददाता अरविंद ओझा पहुंचते हैं सीधे अयोध्या में सब रजिस्ट्रार के दफ्तर और छिपे हुए कैमरे पर बातचीत करते हैं एसबी सिंह, अयोध्या के सब रजिस्ट्रार से, जिनके दस्तखत हैं उस रजिस्ट्री पर जो राम मंदिर ट्रस्ट के लिए चंपत राय और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण के बीच हुई। अयोध्या में सब रजिस्ट्रार एसबी सिंह आज तक के छिपे हुए कैमरे पर बताते हैं कि भले कोई सरकारी जमीन किसी भी शख्स को मिली हो, लेकिन वो उसका मालिक बनकर खरीद या बेच नहीं सकता। तो हमारे यहाँ ट्रांसफर डीड वाइड है। भाई देखिए, जिस चीज का मैं मालिक था ही नहीं, मेरा कब्जा 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है,
जैसे गांव के अगर आप रहने वाले हो तो आपके खेत के बगल में 5 बिस्वा बंजर हो, ठीक है, और आप उसको जोत रहे हो आपस में, और आज अचानक स्टेट खाली कराए, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम 3 पीढ़ी से कब्जा, हम तो 3 पीढ़ी से जोतते आ रहे जोते, जब तक इंजॉय किए तब तक इंजॉय किए। स्टेट लैंड वो तो इंजॉय कर रहे हैं, पूरा नेशनल हाईवे देख लीजिए तो सारे ढाबे तो स्टेट लैंड पे बने हैं, तो इंजॉयमेंट का राइट है। लेकिन आप सोचो कि उसमें पक्का निर्माण करा लो और उसको आप टाइटल को जिस दिन जाएगा स्टेट बस कर देगा। ये तो चूंकि स्टेट है और माना जाता है चलो वेलफेयर स्टेट है, आप जितने दिन इंजॉय कर लो, हमारी नजर जब तक नहीं है तब तक इंजॉय। कब्जे की जमीन में रखी खाली टाइटल उसके नाम नहीं एकदम नहीं होती, एकदम नहीं होगी ही नहीं जब तक उसके पास टाइटल नहीं होगा। तो क्या अयोध्या में मेयर के भांजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को वो जमीन बेच दी है जो सरकारी है? इस मामले में कई नजूल की जमीनें बेची खरीदी गई। इस मामले में नजूल की जमीन यही सुनने में हमें भी आया है 135 नंबर की नजूल का लैंड है। सरकार जब नजूल का लैंड है तो नजूल ने तो वेस्ट होगा ही, फिर तो ट्रस्ट उनको मुकदमा कर अपना पैसा वापस ले लेगा जब तक की वो भी होल्ड नहीं हो जाती। एकदम भाई पर्सनल को चेक से पैसा दिया है, कोई नगद दिया नहीं है। जिस दिन चालेगा उनके ऊपर क्लेम कर भैया तुमने जो लैंड हमको बेची है ये स्टेट लैंड थी, चलो हमारा पहले पैसा वापस हो। अयोध्या के सब रजिस्ट्रार इस बात पर मुहर लगाते दिखते हैं कि सरकारी जमीन को कोई खरीद नहीं सकता, वहाँ पक्का निर्माण नहीं कर सकता। यहाँ तो दावा है कि सरकार की ही जमीन को अयोध्या के मेयर के भांजे ने 20 लाख में खरीदकर राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दिया। तो क्या राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने जमीन खरीदते वक्त सच्चाई नहीं जानी? क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री करते वक्त देखिए इस दस्तखत को, और लिखा है इसके ऊपर द्वितीय पक्ष यानी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने प्रथम पक्ष यानी अयोध्या के मेयर के भांजे दीप नारायण के जमीन पर मालिकाना हक को लेकर संपूर्ण परीक्षण कर लिया है और वो संतुष्ट है। तो ऐसी संतुष्टि किस काम की जिसमें बाद में पता चले कि जमीन तो सरकारी है, तो गलती किसकी है? अयोध्या के सब रजिस्ट्रार एसबी सिंह आज तक के छिपे कैमरे पर कहते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कैबिनेट टेंडर का सिद्धांत है बायर्स बी अवेयर। कोई भी सामान खरीदिए तो पहले उसकी पर्याप्त जांच करनी है। हमारे यहाँ 12 साल के अगर आप जमीन खरीद रहे हो तो रजिस्ट्री कार्यालयों में एनसी मिलता है, नॉन इनकम्परेंस सर्टिफिकेट मिलता है। आप पहले सेलर, हम लोग अपनी वेबसाइट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हैं यही चीजें, जमीन खरीदने से पहले आप सेलर की पहचान सुनिश्चित करिए, राजस्व अभिलेखों से उसके पेपर का मिलान करिए। अब ये सवाल उठता है कि कोई गफलत हुई है या फिर जानबूझकर सरकारी जमीन को सस्ते में खरीदकर महंगे दाम पर राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया गया? क्योंकि जिन देवेंद्र प्रसादाचार्य से फरवरी में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे ने राम मंदिर के लिए जरूरी जमीन बताकर 20 लाख रुपए में खरीदा, वो देवेंद्र आज तक के कैमरे पर यह भी कहते हैं कि सरकारी जमीन खरीदवाने खुद अयोध्या के मेयर आए थे। ट्रस्ट की जरूरत जब थी तो दीप नारायण ने कैसे खरीद ली? डायरेक्ट ट्रस्ट ने क्यों नहीं खरीदी? अब वो कहे होंगे कि भाई इनको दीजिए, अब अपना उनको देंगे, जो भी हो हमसे बताए। ट्रस्ट से आपसे डायरेक्टली भी ले सकता था आपके, तो हाँ तो ट्रस्ट के लोग हमसे मिले नहीं, हमसे मेयर साहब मिले थे। अगर ये सच है तो क्या अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को जानकारी नहीं थी कि राम मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर जो जमीन वो अपने भांजे को 20 लाख में खरीदवा कर आगे भांजा राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेचने वाला है? वो जमीन तो सरकारी है। संवाददाता अरविंद ओझा ये सच जानने के लिए सीधे अब अयोध्या के मेयर के घर तक पहुंचते हैं, लेकिन आज तक के कैमरे पर जवाब देने से मेयर ऋषिकेश उपाध्याय बचने लगे। मेयर साहब मेरी बात सुनिए, आप पर आरोप लग रहा है, मेयर साहब आप पर आरोप लग रहा है, मेरी बात सुन लीजिए 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए सुन लीजिए। मैं जो आरोप लग रहा है जमीन घुटाने का, सुन तो लीजिए। अरे आप सब सुन तो लीजिए। आप ये देख पा रहे हैं जो मेयर है उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन लगातार कैमरे से ये भाग रहे हैं और फिर ये इस तरीके से मेयर कैमरे से भाग रहे हैं। 20 लाख रुपए में खरीदकर 2.5 करोड़ रुपए में सरकारी जमीन बेच देने वाला मेयर का भांजा जवाब देने को मिलता नहीं और अयोध्या के मेयर खुद जवाब देने से बचते हैं। तो राम के नाम पर जमीन का सच जानने के लिए क्या प्रशासन अब जांच करेगा? बनबीर सिंह, समर्थ श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, अयोध्या आज तक।
जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी ने बड़ी पहल की है। कश्मीर के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। बैठक कामयाब रही, दिल की दूरियां घटी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान राग गाकर कोशिश पर पानी फेरने की कोशिश की। वहाँ जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। बैठक से पहले पाकिस्तान राग। जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। बैठक के बाद पाकिस्तान राग। पाकिस्तान ने हुर्रियत से जो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की एक फ्लावरिंग है, क्रेडिबिलिटी है, एतबार हो गए हैं लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज करके न गने न गोली। पिता मुफ्ती सईद का पाकिस्तान राग। मगर आई एम हैप्पी कि लोग ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम वोट डालते हैं इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान बात होनी चाहिए। पुत्री महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान राग। मुफ्ती से महबूबा तक पीडीपी का ये पाकिस्तान राग अनवरत जारी है। अलगाववाद की बात हो तो पाकिस्तान, आतंकवाद की बात हो तो पाकिस्तान, अमन का सवाल उठे तो पाकिस्तान, विकास की बात चले तो पाकिस्तान। घूम फिर कर पीडीपी की सुई पाकिस्तान पर आकर अटक जाती है। जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। पूरा देश जानता है कश्मीर में आतंक की फसल पाकिस्तान ने बो रखी है। पूरा देश जानता है कश्मीर के आतंकियों का आका पाकिस्तान ही है। मोदी सरकार पाकिस्तान को अलग थलग करने में लगी है। सीधी शर्त है, पहले आतंकी साजिश करना बंद करे। लेकिन महबूबा मुफ्ती की बेचैनी सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं हो रही। मैं समझती हूँ कि जो हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जो दुश्मनी है, जो आपस में कन्फ्रंटेशन है, जो बंटवारा हुआ है, उसका सबसे ज्यादा खमियाजा या सबसे ज्यादा कीमत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को, दोनों तरफ से, इधर भी और उधर भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं। मगर आई एम हैप्पी कि लोग ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम वोट डालते हैं इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान बात होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ, जितनी जमीन हमारी चाइना ने ली है तो उसके साथ तो हम बात कर रहे हैं। 9th 10th राउंड हमारा बातचीत का हुआ। और जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारे लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ से मर रहे हैं, उसके पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे? जम्मू कश्मीर के मामले से पूरी जो मरकजी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको सोचना चाहिए, बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए ताकि यहाँ खून खराबा बंद हो। तो उनको बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, चाहे यहाँ बातचीत करनी हो चाहे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो बार बार कहते हैं पाकिस्तान यहाँ वायलेंस करवाता है। तो कम से कम वायलेंस को बंद करने के लिए तो बातचीत शुरू हो सकती है ना। बेहद सीधी है महबूबा के इस पाकिस्तान प्रेम की वजहों को समझ पाना। याद कीजिए 2015 को जब कश्मीर में चुनाव हुए, पीडीपी सत्ता में आई, मुफ्ती मोहम्मद मुख्यमंत्री बने और सफलता का सेहरा किसके सिर बांधा? पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने हुर्रियत से जो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की एक फ्लावरिंग है, क्रेडिबिलिटी है, एतबार हो गए हैं लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज करके न गने न गोली, यही वोट है तकदीर की पर्ची। यानी कि पीडीपी की राजनीति के रास्ते पाकिस्तान से ही गुजरते हैं।
पाकिस्तान की तारीफ करो और कश्मीर की आवाम को केंद्र की सरकार के खिलाफ खड़ा करो ताकि वोट झोलियों में गिरते रहे। इस वक्त आतंकवाद की सांसें उखड़ रही है, सीमा पर खामोशी है। मौका है पाकिस्तान पर चोट करने का, पाकिस्तान को ये बताने का कि उसकी हैसियत ही क्या है, जैसा फारूक अब्दुल्ला ने बताया। जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है, वो एक पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की बात करती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, मेरा एजेंडा अपना है, दोनों पार्टीज हैं और कोई ऐसी बात नहीं। मैं पाकिस्तान वगैरह की बात नहीं करना चाहता, मुझे अपने वतन से बात करनी है, अपने वतन के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को आईना दिखाया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को शायद ही इससे कोई फर्क पड़े। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर पर 3 घंटे की सीरियस बातचीत से पहले पीएम आवास से जो तस्वीरें आई थी वो बहुत दिलचस्प थी। 2 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर के नेताओं के सामने प्रधानमंत्री मोदी थे। बातचीत शुरू होने से पहले की ये दिलचस्प तस्वीरें और इनकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। ये तस्वीर अरसे बाद आई है, अरसे तक याद रहेगी। मोदी भी हैं, शाह भी हैं, अब्दुल्ला भी हैं, महबूबा भी हैं, जम्मू के नेता भी हैं, कश्मीर के नेता भी हैं। किसी को याद भी नहीं होगा कश्मीर पर ऐसी ग्रुप फोटो पिछली बार कब देखी थी। 2 साल तो सीधे सीधे निकल गए, लेकिन अब नई शुरुआत हुई है। 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, आमने सामने की मुलाकात हुई, एक दूसरे के सामने पड़े, एक साथ एक ही जगह एक छत के नीचे सब थे। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर स्वागत किया, अभिवादन किया, गुलाम नबी आजाद खिलखिला गए, दूसरे नेताओं ने हाथ जोड़े, फारूक अब्दुल्ला ने भी हाथ जोड़े। सिर्फ महबूबा मुफ्ती के इमोशन मास्क में छिप गए और किनारे खड़े उमर अब्दुल्ला थोड़ा सीरियस दिखे। बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान थी, माहौल अच्छा बन गया। फोटो सेशन के बाद करीब 3:30 बजे मीटिंग शुरू हुई। ठीक सामने प्रधानमंत्री बैठे, उनके बगल में एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ राज्यपाल मनोज सिन्हा बैठे। सामने एक तरफ एक के बाद एक फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती बैठे। प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद एक दूसरे से बातचीत करने लगे। आजाद के साथ पीएम की केमिस्ट्री सब जानते हैं। महबूबा मुफ्ती यहाँ भी बहुत सीरियस दिख रही थी। 2 साल की बीती बातें उन्हें भूली नहीं होंगी, लेकिन अब बीती बातों से आगे बढ़ना है। फारूक अब्दुल्ला इसे अच्छे से समझते हैं। वो पीएम के सबसे करीब बैठे थे। वो पहले ही बोल चुके थे कि इस मीटिंग के लिए वो खुले मन से आए हैं। उन्हें अपने पीएम से, अपने वतन से बात करनी है। मैं पाकिस्तान वगैरह की बात नहीं करना चाहता, मुझे अपने वतन से बात करनी है, अपने वतन के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। फारूक अब्दुल्ला की इस बात ने सबका दिल जीत लिया। यही सोच कश्मीर को नया रास्ता दिखाएगी, यही सोच कश्मीर पर नई पहल को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अड़ंगा लगाने वाले तो बहुत हैं, कश्मीर को आगे बढ़ाने वाले कम हैं। आज तक ब्यूरो।